1857 भारतीय इतिहास का महज एक साल नहीं, बल्कि एक ऐसा मोड़ जिसने वक्त को दो हिस्सों में बांटकर रख दिया। इस विशेष प्रस्तुति में हम एक साथ मिलकर 1857 की उन गहराइयों में उतरेंगे और इसके कारणों, मुख्य नायकों, विद्रोह के विस्तार और इसके दूरगामी परिणामों का एक निष्पक्ष और व्यवस्थित विश्लेषण करेंगे। तो आइए इस ऐतिहासिक सफर की शुरुआत करते हैं। अगर हम अगस्त 1855 के उस दौर में लौटें तो भारत के तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग की एक बहुत ही अजीब लेकिन खौफनाक चेतावनी सुनने को मिलती है। उन्होंने कहा था, हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि भारत के शांत आकाश में एक ऐसा छोटा सा बादल उठ सकता है जो आकार में एक व्यक्ति के हाथ से बड़ा ना हो, लेकिन जो अंततः हमें तबाही में डुबो सकता है। ये कोई साधारण बात नहीं थी, ये एक आने वाले भयंकर तूफान की आहट थी। और ठीक 2 साल बाद ये तबाही एक कड़वी हकीकत बन गई। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं इस तूफान की तैयारी की। 1757 से लेकर 1857 के बीच पूरे 100 साल 1757 के प्लासी के युद्ध से लेकर 1857 तक के सफर में एक बहुत ही स्पष्ट कहानी नजर आती है। इन 100 सालों में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत पर अपना शिकंजा कसने में कोई कसर नहीं छोड़ी। कूटनीति का जाल बिछाया, संधियों के नाम पर विश्वासघात किया और जहां यह सब काम ना आया वहां सीधे सैन्य बल का इस्तेमाल किया। यह पूरी सदी एक ऐसे भारी असंतोष को जन्म दे रही थी जिसे बस फटने का इंतजार था। इसे समझने के लिए एक बारूद के पीपे यानी पाउडर केक की कल्पना करते हैं। इस विस्फोट के लिए स्थितियां कैसे तैयार हुईं? सबसे नीचे गहरा आधार था, उसके ऊपर संरचनात्मक बदलाव किए गए और सबसे ऊपर था सीधा टकराव। जब किसी समाज में इतने गहरे स्तर पर रगड़ पैदा होती है तो एक बहुत बड़ा धमाका होना बिल्कुल तय होता है। अगर हम इस बारूद की परतों को थोड़ा और कुरेदें तो क्या मिलता है? सामाजिक और धार्मिक स्तर पर ईसाई मिशनरियों के बढ़ते प्रभाव और पश्चिमी शिक्षा को थोपे जाने से लोगों में अपनी संस्कृति को लेकर एक गहरा डर बैठ गया था। राजनीतिक मोर्चे पर देखें तो लॉर्ड डलहौजी का व्यवगत का सिद्धांत यानी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, अवध का विलय और मुगल सम्राट का अपमान, ये वो कदम थे जिन्होंने शासकों को रातों रात बागी बना दिया। और आर्थिक शोषण का तो क्या ही कहना। भारी कर और भारतीय शिल्पकारों की तबाही ने आम जनता को भुखमरी के कगार पर खड़ा कर दिया था। बारूद पूरी तरह से सज चुका था। अब बढ़ते हैं अगले पड़ाव की तरफ, प्रज्वलन और विस्तार। वो चिंगारी जो एक भयंकर दावानल बन गई। बारूद तो तैयार था, बस एक चिंगारी की जरूरत थी और वो चिंगारी बनी नई एनफील्ड राइफल। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि सेना में पहले से ही भारी भेदभाव मौजूद था। 1856 का अधिनियम जो सैनिकों को समुद्र पार सेवा करने के लिए मजबूर करता था और यूरोपीय सैनिकों की तुलना में कम वेतन, ये सब निराशा बढ़ा रहे थे। और फिर जब ये अफवाह उड़ी कि नए कारतूसों पर गाय और सुअर की चर्बी लगी है जिसे मुंह से छीलना पड़ता था, तो इसने हिंदू और मुस्लिम दोनों सैनिकों की धार्मिक भावनाओं को गहरी चोट पहुंचाई। यहीं पर धैर्य का बांध टूट गया। 10 मई 1857 मेरठ में शुरू हुआ सैन्य विद्रोह जंगल की आग की तरह फैल गया। मेरठ से उठी यह लहर तेजी से दिल्ली की ओर बढ़ी, जहां बहादुर शाह जफर को भारत का सम्राट घोषित कर दिया गया। देखते ही देखते यह आग अवध, लखनऊ और कानपुर तक पहुंच गई। बहुत ही कम समय में उत्तरी और मध्य भारत के प्रमुख केंद्र इस विद्रोह की चपेट में आ चुके थे। लेकिन इस पूरे संघर्ष में वो लोग कौन थे जिन्होंने असल में मोर्चा संभाला? आइए देखते हैं प्रतिरोध के उन चेहरों को, 1857 के मुख्य नायकों को। शुरुआत होती है 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के एक निडर सिपाही से, मंगल पांडे। 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे ने चर्बी वाले कारतूसों का इस्तेमाल करने से न केवल साफ इनकार किया, बल्कि अपने ब्रिटिश अधिकारी पर हमला भी कर दिया। 8 अप्रैल 1857 को उन्हें फांसी दे दी गई, लेकिन उनका ये बलिदान बेकार नहीं गया। इसी ने पूरे उत्तर भारत की छावनियों में विद्रोह की असली आग सुलगाई थी। इसी प्रतिरोध के 2 और चेहरे इतिहास में हमेशा के लिए अमर हो गए। एक और झांसी की रानी लक्ष्मीबाई थीं। डलहौजी के व्यपगत के सिद्धांत के तहत जब उनके दत्तक पुत्र को उत्तराधिकारी मानने से इनकार कर दिया गया तो उन्होंने घुटने टेकने के बजाय लड़ना चुना। झांसी के किले से लेकर ग्वालियर तक उनका कड़ा प्रतिरोध आज भी मिसाल है। दूसरी ओर थे तात्या टोपे, नाना साहेब और लक्ष्मीबाई के प्रमुख सेनापति। तात्या टोपे ने छापामार यानी गुरिल्ला युद्ध की एक शानदार रणनीति अपनाई। उनका 2800 मील का मैराथन सैन्य अभियान अंग्रेजों के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती साबित हुआ। जाहिर है ब्रिटिश साम्राज्य चुप तो बैठने वाला था नहीं। तो अब देखते हैं साम्राज्य का पलटवार
क्रूर दमन और उसके बाद हुए संरचनात्मक बदलाव। अंधकार में गरजती हुई तोपें ब्रिटिश सरकार की भयानक और क्रूर प्रतिक्रिया का सीधा प्रतीक थीं। विद्रोह को कुचलने के लिए पूरी ताकत झोंक दी गई। भारी तोपखाने, विशाल सैन्य बल और कूटनीति का उपयोग करके विद्रोही केंद्रों को एक-एक करके नष्ट किया गया। 1858 के अंत तक मुख्य सैन्य विद्रोह तो समाप्त हो गया, लेकिन इस क्रूर दमन ने एक ऐसी गहरी खाई खोद दी जिसने भारतीयों के मन में ब्रिटिश राज के प्रति स्थायी अविश्वास पैदा कर दिया। इस तूफान के शांत होने के बाद जो सबसे बड़ा और ऐतिहासिक बदलाव हुआ वो था सत्ता का हस्तांतरण। 1858 से पहले भारत पर ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था, लेकिन 1858 के अधिनियम ने इस व्यवस्था को जड़ से खत्म कर दिया। अब भारत सीधे तौर पर ब्रिटिश क्राउन यानी रानी विक्टोरिया के शासन के अधीन आ गया था। ये सिर्फ एक कानूनी कागज नहीं था, बल्कि भारत पर नियंत्रण का एक बिल्कुल नया और सख्त अध्याय था। अब ये नया प्रशासनिक ढांचा कैसा था? इसमें मुख्य रूप से 4 बदलाव हुए। भारत के लिए एक राज्य सचिव की नियुक्ति की गई। गवर्नर जनरल का पद अब वायसराय कहलाने लगा, जो सीधे ब्रिटिश क्राउन का प्रतिनिधि था। लॉर्ड कैनिंग पहले वायसराय बने। सबसे अहम बात, जिस व्यपगत के सिद्धांत ने इतनी बड़ी आग लगाई थी, उसे खत्म कर दिया गया और देसी रियासतों के सम्मान का वादा किया गया। साथ ही प्रशासन में सुधार दिखाने के लिए भारतीय सिविल सेवा परीक्षा भी शुरू की गई। तो आखिर इस सबका नतीजा क्या निकला? बात करते हैं 1857 की विरासत और इतिहास को देखने के 2 अलग-अलग दृष्टिकोणों की। इतिहास इस पूरी घटना को 2 बिल्कुल अलग चश्मों से देखता है। एक और औपनिवेशिक दृष्टिकोण है, जो इसे महज एक सिपाही विद्रोह मानता है, यानी एक स्थानीय सैन्य बगावत जो कुछ धार्मिक अफवाहों का परिणाम थी। वहीं दूसरी ओर राष्ट्रवादी दृष्टिकोण है। 1909 में वी.डी. सावरकर द्वारा सामने रखे गए इस विचार के अनुसार ये कोई छिटपुट विद्रोह नहीं था, बल्कि ये भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। एक ऐसा संगठित राष्ट्रीय संघर्ष जिसमें हिंदू मुस्लिम एकता और स्वराज की स्पष्ट भावना मौजूद थी। आधुनिक इतिहासकार इस बहस को थोड़ा और गहराई में ले जाते हैं। वे इसे केवल शोषक और शोषित की राजनीतिक लड़ाई तक सीमित नहीं रखते। आधुनिक दृष्टिकोण इसे सभ्यताओं के टकराव के रूप में भी देखता है। भारतीयों के लिए यह केवल सत्ता का युद्ध नहीं था, बल्कि पश्चिमीकरण और ईसाई मिशनरियों के अतिक्रमण से अपनी सदियों पुरानी संस्कृति, धर्म और परंपराओं को बचाने का एक बहुत बड़ा प्रयास था। ये टूटती और सुलगती जंजीरें 1857 की असली विरासत हैं। भले ही ये विद्रोह तुरंत आज़ादी नहीं दिला सका, लेकिन इसने एक बहुत बड़ा काम किया। इसने विदेशी शासन के अजेय होने का भ्रम हमेशा के लिए तोड़ दिया। इसने भविष्य के स्वतंत्रता संग्राम के लिए वो प्रतीक, वो नायक और वो मनोवैज्ञानिक नींव तैयार की जिसकी सख्त ज़रूरत थी। जो आग 1857 में मंगल पांडे की बंदूक से निकली थी, उसी ने ठीक 90 साल बाद 1947 में भारत को पूर्ण स्वतंत्रता की रोशनी दिखाई। इस संपूर्ण विश्लेषण के अंत में एक बहुत ही गहरा सवाल हमारे सामने खड़ा होता है। क्या 1857 का ये विद्रोह केवल एक सैन्य घटना थी या फिर एक राष्ट्र का जन्म? इन सभी तथ्यों, नायकों के कड़े संघर्षों और बदलती व्यवस्थाओं को समझने के बाद यह प्रश्न हम सभी को आत्ममंथन करने पर मजबूर करता है। इस विश्लेषणात्मक प्रस्तुति का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इतिहास का यह पन्ना बिना किसी संदेह के अपनी गहराइयों पर विचार करने का एक खुला निमंत्रण देता है।